2019 में देश भर में डॉग बाइट के लगभग 72 लाख केसेस दर्ज हुए। 2023 में 30 लाख केसेस, 2024 37 लाख, 2025 में इसने उग्र रूप ले लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में एक बहुत बड़ा फैसला दिया जिसने पुरानी अवधारणाओं को पूरी तरह पलट दिया। अगर एक बार सिम्टम्स आ जाएं तो किसी भी इंसान की जान बचाना नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया पर आपका स्वागत है। देश कनेक्ट के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर गली, हर कॉलोनी और हर पार्क में नजर आता है। कुछ लोगों के लिए ये सोसाइटी का हिस्सा है, कुछ लोगों के लिए ये प्यार और दया का प्रतीक भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हर दिन का खतरा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें पहले एक कठोर आदेश दिया गया जिसका आम जनता द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और फिर कुछ ही दिनों में उसे बदल भी दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर हर गली मोहल्ले में आपको आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स का झुंड दिख ही जाएगा। ये डॉग्स किसी का पर्सनल पेट ना होने की वजह से कॉलोनी, पार्क या बाजार को ही अपना घर बना लेते हैं और यहीं से बहस शुरू होती है कि ये डॉग्स आखिरकार किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये डॉग्स किसी को काट लेते हैं और उसको रेबीज जैसी बीमारी हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉग्स भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। डॉग लवर्स का ये कहना है इनका भी जीने का उतना ही हक है जितना इंसानों का। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इंसानों ने ही इन्हें सड़कों पर छोड़ा है, तो अब इनकी देखभाल करना हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि ये डॉग्स सीधे तौर पर आम लोगों के लिए खतरा हैं। कई पेरेंट्स बार बार ये शिकायत दोहराते हैं कि इन आवारा कुत्तों के डर से हम अपने बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं भेज सकते। डॉग बाइट्स, रेबीज केसेस और बच्चे बुजुर्गों पर हमलों की बढ़ती संख्या उनकी सेफ्टी को सीधा चैलेंज करती है। यानी एक ही शहर, एक ही सड़क पर एक ही जीव को कोई दया की नजर से देखता है तो कोई डर की नजर से, और यही कॉन्फ्लिक्ट इस पूरी बहस की जड़ है। वैसे तो ये विवाद पिछले कई सालों से चर्चा में है, लेकिन अगस्त 2025 में इसने उग्र रूप ले लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में एक बहुत बड़ा फैसला दिया जिसने पुरानी अवधारणाओं को पूरी तरह पलट दिया। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी टाइमलाइन के साथ बताएंगे। पहले कोर्ट ने क्या आदेश दिया, फिर उसे क्यों बदला, जजेस की रीजनिंग क्या थी, विरोधियों ने क्या कहा और डॉग लवर्स बनाम ह्यूमन सेफ्टी की इस जंग के बीच आखिरकार इसका असर क्या हो सकता है। 50,000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस, हजारों प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे बाद में बदल दिया गया। चलिए डिटेल में जानते हैं सारा घटनाक्रम। दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर चिंता लंबे समय से चल रही है, लेकिन हाल ही में जब एक नेशनल मीडिया रिपोर्ट ने विस्तार से दिखाया कि बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों पर स्ट्रे डॉग्स के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठा लिया। कोर्ट ने कहा कि ये मैटर केवल एनिमल वेलफेयर या डॉग लवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन सेफ्टी का भी सवाल है। इसी वजह से कोर्ट ने इसे सुओ मोटो यानी अपने आप संज्ञान में लिया और सुनवाई शुरू की। अब जरा डेटा देखिए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में देश भर में डॉग बाइट के लगभग 72 लाख केसेस दर्ज हुए। 2020 में कोविड के दौरान लॉकडाउन के समय मूवमेंट और रिपोर्टिंग कम रही, लेकिन फिर भी करीब 46 लाख केसेस ऑफिशियली दर्ज हुए। 2021 में ये केसेस लगभग 17 लाख तक पहुंच गए। 2022 में हेल्थ मिनिस्ट्री के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के मुताबिक 14 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केसेस दर्ज हुए। 2023 में ये आंकड़ा और बढ़ा और डॉग बाइट के लगभग 30 लाख केसेस दर्ज किए गए। 2024 का प्रोविजनल डेटा बताता है कि 37 लाख डॉग बाइट केसेस आए। अब अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो हर साल लगभग 60 से 70 हजार केसेस यहीं रिकॉर्ड होते हैं। वहीं रेबीज का मामला तो और भी ज्यादा डरावना है। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार भारत में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, यानी पूरी दुनिया में होने वाली हर 3 रेबीज मौतों में से
एक मौत भारत में होती है। क्या ये अपने आप में शॉकिंग नहीं है? आइए समझते हैं रेबीज आखिरकार है क्या। दरअसल ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर डॉग बाइट के जरिए इंसानों में फैलता है। जब किसी इंसान को रेबिड डॉग काटता है तो ये वायरस इमीडिएटली उस इंसान के नर्वस सिस्टम में फैलना शुरू हो जाता है। अगर बाइट के तुरंत बाद घाव को अच्छी तरह साफ किया जाए और एंटी रेबीज वैक्सीन ले लिया जाए तो शुरुआत में ही इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी वजह से वैक्सीन समय पर नहीं लगी और वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया तो उसके बाद तेज बुखार, हेलुसिनेशन, पानी पीने में कठिनाई, मसल स्पैज़म्स और पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा ही यही है। वंस सिम्टोमेटिक, रेबीज इज 100% फैटल, यानी अगर एक बार सिम्टम्स आ जाएं तो किसी भी इंसान की जान बचाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस इन्फेक्शन में कोई भी दवा, कोई भी इलाज काम नहीं करता। और यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार कहते हैं कि डॉग बाइट को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। साधारण भाषा में कहें तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रिवेंशन ही क्योर है। अगर बाइट हुआ तो तुरंत वैक्सीन लेना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अगर चूक गए तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कोर्ट ने इस क्राइसिस को कैसे देखा और क्या फैसला सुनाया। इसी बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट को यह समस्या केवल पर्टिकुलर सोसाइटी या कॉलोनी की नहीं लगी, बल्कि एक नेशनल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस लगी, जिस पर बेंच ने कहा कि इस मुद्दे पर तुरंत पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। और इसी के चलते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने एक बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों के सारे आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा जाएगा और उन्हें शेल्टर्स में रखा जाएगा। और ये कोई टेम्परेरी स्टेप नहीं होगा। अगर एक बार किसी कुत्ते को पकड़ लिया जाता है तो उसे कॉलोनी या सड़क पर वापस रिलीज नहीं किया जाएगा। साथ ही हर डॉग का स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन और डीवॉर्मिंग जरूरी होगा ताकि रेबीज के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन इवन आफ्टर दैट उन्हें सड़कों पर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने म्युनिसिपल अथॉरिटीज को आदेश दिया कि स्ट्रे डॉग्स के लिए एडिक्वेट शेल्टर्स बनाए जाएं, जिसमें प्रॉपर स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हो, ताकि हर डॉग का डेटा क्लियर हो। कौन कब पकड़ा गया, कब स्टेरिलाइज हुआ और किसे शेल्टर में रखा गया, इस सारे डेटा को एक जगह स्टोर किया जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो इस आदेश का मकसद था सड़कों को स्ट्रे फ्री बनाना और ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटी देना। लेकिन एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, एनजीओज और डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एनिमल राइट्स के खिलाफ जान पड़ा और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जैसे ही ये आदेश आया, एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, एनजीओज और डॉग लवर्स ने इसे तुरंत अनरियलिस्टिक, इनह्यूमेन और ब्रूटल करार दिया। उनका कहना था कि दिल्ली तो छोड़िए, पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर शेल्टर्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और बनाना भी जाने दीजिए, इसकी कोशिश करना भी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि रिसोर्सेज पहले से कम है, स्टाफ की भारी कमी है और म्युनिसिपल बॉडीज बेसिक ड्यूटीज ही नहीं निभा पा रही हैं। और ये इतना बड़ा एडिशनल टास्क तो उनके लिए इम्पॉसिबल है। उन्होंने सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर जताई कि ये आदेश एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इन रूल्स के हिसाब से अगर किसी डॉग का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो जाए तो उसे उसी लोकेलिटी में वापस छोड़ना जरूरी है। और उन्होंने साफ कहा कि इतनी कैपेसिटी वाले शेल्टर्स तैयार करना नामुमकिन है, और अगर सब डॉग्स को बंद कर दिया जाए तो यह ना प्रैक्टिकल होगा और ना ही ह्यूमेन, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये सारे कुत्ते आपस में ही एक दूसरे को हानि पहुंचाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने भले ही ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, लेकिन डॉग लवर्स को ग्राउंड पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। और भारी विरोध के बाद 22 अगस्त 2025 को कहानी में एक नया मोड़ आया, जिसमें बैकलैश के चलते कोर्ट को इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजना पड़ा, जिसमें 3 जज, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया, तीनों ने बैठकर 11 अगस्त के आदेश को मॉडिफाई किया। कोर्ट की इस बेंच ने कहा 11 अगस्त का आदेश बहुत कठोर और आइडियलिस्टिक था, यानी
स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में रखना एक ऐसा आदेश है जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस 3 जज बेंच ने कोर्ट के पिछले डिसीजन में कुछ बदलाव किए, और वो बदलाव क्या थे चलिए समझते हैं। इस 3 जज वाली बेंच ने पिछले आदेश में सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि अब स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन, डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन के बाद उसी लोकेलिटी में छोड़ना होगा जहां से उन्हें उठाकर लाया गया था। लेकिन 2 एक्सेप्शंस रखे गए कि अगर डॉग रेबीज से संक्रमित है या फिर उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो ही आप उसे शेल्टर या क्वारंटाइन में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और कोर्ट ने यह भी माना कि शेल्टर्स की कैपेसिटी लिमिटेड है, अगर सब डॉग्स को बंद कर दिया जाए तो वो ओवरक्राउडेड हो जाएंगे, इसलिए रिलीज करना ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात तो सही है कि अगर कोई डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड है या फिर उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो ही आप उसे शेल्टर या क्वारंटाइन में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब दिल्ली में ही लगभग 8 से 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं, और जैसा कि हम सब ने माना कि दिल्ली में इनको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज है नहीं, तो इनका बिहेवियर और इन्फेक्शन चेक कैसे और कब तक होगा, ये सवाल ज्यों के त्यों बना हुआ है। कोर्ट ने फीडिंग जोन्स को लेकर एक और नया आदेश भी दिया कि हर म्युनिसिपल वार्ड में डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएं, जिससे कि फीडर्स कॉलोनी या सड़क पर खाना नहीं खिलाएं, सिर्फ फिक्स की गई जगह पर ही फीडिंग करें। वहां क्लियर साइन बोर्ड्स होंगे और रूल तोड़ने पर फीडर्स पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। वहीं कोर्ट ने एक हेल्पलाइन सिस्टम बनाने की भी बात कही ताकि लोग रूल्स के वायलेशंस को रिपोर्ट कर सकें। और इन सारे आदेशों के साथ इस बार कोर्ट ने एक अनोखा आदेश पास किया कि जो एनजीओज और इंडिविजुअल पेटिशनर्स इस केस में शामिल हैं, उन्हें कोर्ट रजिस्ट्री में पैसा जमा करना होगा। एनजीओज को 2 लाख रुपए और इंडिविजुअल्स को 25,000 रुपए देने होंगे। कोर्ट का कहना था कि ये पैसे स्ट्रे डॉग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे, और अगर कोई ये राशि जमा नहीं करेगा तो उसे आगे लिटिगेशन में हिस्सा लेने का हक नहीं होगा। अब किस एनजीओ ने अभी कितने पैसे दिए या इंडिविजुअल ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, इसकी सही जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। यानी कोर्ट ने सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि एनजीओज और इंडिविजुअल्स को भी इस मुद्दे में फाइनेंशियल स्टेक लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पैसे जमा कराने से ग्राउंड पर कोई फर्क पड़ेगा, और क्या ये बर्डन जेन्युइन एनजीओज को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेगा। अब ये तो हो गई दिल्ली की बात, लेकिन कोर्ट ने ये इशू सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में पूरे देश के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और म्युनिसिपल बॉडीज को भी पार्टी बनाया जाए, और सबसे जरूरी बात, एक नेशनल स्ट्रे डॉग पॉलिसी तैयार की जाए ताकि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिस्टम लागू हो सके। साथ ही जो भी हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पिटीशंस हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए ताकि एक जैसी सुनवाई हो सके। अब बात करते हैं कोर्ट के बैलेंसिंग एक्ट की। बेंच ने तर्क दिया कि ह्यूमन सेफ्टी तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन एनिमल कंपैशन और वेलफेयर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और कहा कि 11 अगस्त का आदेश म्युनिसिपल बॉडीज की लिमिटेड कैपेसिटी को ध्यान में नहीं रखता था। कई डायरेक्शंस आइडियलिस्टिक थे और ऑर्डर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल था, इसलिए उसे बदलना पड़ा। यानी कि कोर्ट ने एक तरह का मिडिल पाथ चुना, जैसे कि ना पूरी तरह स्ट्रे डॉग्स को लॉक किया जाए और ना ही पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए, जो कि जायज भी है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुआ। कोर्ट का नया बैलेंसिंग एक्ट आते ही रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे राहत कहा तो किसी ने इसे सॉफ्ट स्टैंड मानकर नाराजगी जताई। कोर्ट का नया बैलेंसिंग एक्ट आते ही एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और एनजीओस ने राहत की सांस ली। उनका कहना था कि पहला आदेश क्रूअल और इनह्यूमन था, लेकिन नया आदेश आसान नहीं है क्योंकि इसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होगा। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने एबीसी रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि स्टेरिलाइज्ड डॉग्स को लोकेलिटी से हटाना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा करता है, और कोर्ट का नया आदेश इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही डायरेक्शन में। लेकिन वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि चाहे शेल्टर मैनेजमेंट हो या फीडिंग जोन्स की रेगुलेशन, दोनों ही म्युनिसिपल बॉडीज पर बहुत बड़ा बोझ डालेंगे, क्योंकि शेल्टर्स की कैपेसिटी पहले से ही कम है और स्टाफ और फंड्स भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव चेंज लाना लगभग इम्पॉसिबल है। क्रिटिक्स की यही चिंता थी कि सिस्टम ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है और इस हालत में कोर्ट का नया आदेश ग्राउंड पर कामयाब होना मुश्किल है।
लेकिन सवाल ये भी उठता है, अगर म्युनिसिपल बॉडीज इतने दबाव में हैं, तो आम जनता इस बदलाव का असर कैसे ही महसूस करेगी। यही वजह है कि RWAs और पेरेंट्स ने अपनी सबसे बड़ी चिंता सामने रखी। उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट जताते हुए कहा कि नया आदेश टू सॉफ्ट है और बाइट इंसिडेंट्स का खतरा अब भी रहेगा। अग्रेसिव डॉग क्लॉज बिल्कुल ही वेग है और सिर्फ लूप होल्स ही क्रिएट करेगा। कोर्ट के एनजीओस पर फंड डिपॉजिट करने के आदेश पर भी कई लोगों ने कहा कि जेन्युइन एनजीओस के लिए ये बर्डन अनफेयर है। कई लीगल एक्सपर्ट्स ने कोर्ट की जुडिशियल कंसिस्टेंसी पर भी सवाल उठाए, क्योंकि पहले कठोर आदेश दिया गया, फिर 10 दिन में उसे पलट भी दिया गया, और यही सवाल ऑब्जर्वर्स बार बार उठा रहे थे कि क्या ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। अब असली सवाल ये है कि इस आदेश को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो म्युनिसिपल बॉडीज को लार्ज स्केल पर शेल्टर्स बनाने होंगे, भारी मात्रा में स्टाफ और वेटरिनरी डॉक्टर्स को असाइन करना होगा, फीडिंग जोन्स भी मेंटेन और रेगुलेट करने होंगे, और हेल्पलाइन भी चलानी होगी, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज और म्युनिसिपैलिटीज की सक्रियता को देखते हुए थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट का आदेश सिर्फ कागज पर लिख देने से पूरा नहीं होगा। असली चुनौती है इसे ग्राउंड पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी मुश्किलें। इतने सारे स्ट्रे डॉग्स की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सा डॉग कब पकड़ा गया, कब स्टेरिलाइज हुआ और कब छोड़ा गया, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। यानी मैनेजमेंट सिर्फ शेल्टर्स और फीडिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक डिटेल्ड डेटाबेस और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी चाहिए होगा। और जब इतनी बड़ी संख्या में डॉग्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना ही मुश्किल है, तो ऑब्वियस है कि लीगल डेफिनेशंस और क्लैरिटी की कमी और भी बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। वहीं पब्लिक बिहेवियर को लेकर भी बड़ी अनसर्टेनिटी है। सवाल ये है कि क्या फीडर्स सच में डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स तक जाएंगे या फिर कॉलोनी की गलियों में ही इलीगल तरीके से फीडिंग जारी रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्लैंडस्टीन फीडिंग जोन्स भी उभर सकते हैं, जिससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ एडॉप्शन कल्चर को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है, ताकि स्ट्रेस को परमानेंट होम्स मिल सके और उनकी संख्या सड़कों पर अपने आप कम हो जाए। अब ये सिस्टम सही चला तो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है और लोगों की सेफ्टी भी बनी रहेगी। अगर सिस्टम वीक साबित हुआ तो या तो डॉग्स अनकंट्रोल्ड संख्या में वापस सड़कों पर आ जाएंगे या फिर पब्लिक आउटरीच और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब पिक्चर साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत कठोर कदम उठाया था, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज देखकर उसे बदल दिया। कोर्ट ने कहा ह्यूमन सेफ्टी जरूरी है, लेकिन एनिमल वेलफेयर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि म्युनिसिपल बॉडीज रिसोर्सेज की कमी से जूझ रही हैं। एनजीओस पर एक्स्ट्रा बर्डन है, फीडिंग जोन्स और डेटा सिस्टम्स अभी भी मिसिंग हैं। तो अगर इस वर्डिक्ट को सफल बनाना है तो जरूरी है कि एक नेशनल स्ट्रे डॉग पॉलिसी जल्द से जल्द बने, म्यूनिसिपैलिटीज को एडुकेट बजट और स्टाफ मिले, अग्रेसिव डॉग्स की क्लियर डेफिनेशन और रेबीज डिटेक्शन का मेडिकल प्रोटोकॉल बने, पब्लिक को एजुकेट किया जाए कि फीडिंग कैसे करनी है और अबेंडन्ड पेट्स की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। साथ ही रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप कल्चर बने, ताकि लोग अपने अडॉप्टेड डॉग्स को सड़क पर अबेंडन ना करें। आखिरकार कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, लेकिन यह तभी कामयाब होगा जब सरकार, म्यूनिसिपैलिटीज, एनजीओज और आम जनता सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, वरना डॉग्स और ह्यूमंस के बीच टग ऑफ वॉर यूं ही चलता रहेगा। अब फैसला आपको भी करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट सही बैलेंस है? प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, ह्यूमन सेफ्टी या डॉग कंपैशन की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ कोर्ट की नहीं, हम सबकी है। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया से।